वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव करता हूं। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार। अब एक मिनट, सभी दलों के नेताओं ने कल समर्थन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका आभार व्यक्त कर दिया, और सदन के नेता जब आभार कर दे तो पूरा सदन का आभार होता है। माननीय सदस्यगण, इसके बाद माननीय सदस्यगण, 21 सितंबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी राष्ट्रों और लोगों के बीच शांति के आदर्शों को स्मरण और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय शांति के लिए कार्य # वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी आकांक्षा। भारत विश्व शांति को प्रोत्साहित देने के लिए सदैव विभिन्न देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने, परस्पर संवाद के माध्यम से आपसी टकराव का समाधान करने और वैश्विक एवं क्षेत्रीय शांति अहिंसा के आदर्शों को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। हमारी संस्कृति सदियों से अहिंसा की रही है। आइए हम इस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर एक ऐसे विश्व के निर्माण के लिए संवाद, संवेदनशीलता, सहिष्णुता और सहयोग की भावना से काम करें, ताकि हम एक शांतिपूर्ण विश्व का सपना साकार कर सकें। माननीय सदस्यगण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए पूरे देश को बधाई देते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। इन उपलब्धियों से प्रत्येक भारतीय गौरवान्वित हुआ है और वैश्विक स्तर पर हमारे देश का कद बढ़ा है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बनकर हमने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। चंद्रयान 3 की मिशन की सफलता हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो निरंतर ब्रह्मांड के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रयास करते आए हैं। इस सदन के माध्यम से मैं इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों और भारत के लोगों को बधाई देता हूं। भारत विश्व कल्याण के लिए अपनी सफलताओं और उपलब्धियों को दूसरों के साथ साझा करने में विश्वास रखता है। इसलिए हमने
चंद्रयान 3 की सफलता को विश्व के वैज्ञानिक समुदाय और पूरी मानवता को समर्पित किया है। हमारे प्रज्ञान रोवर ने हमें चंद्रमा पर सल्फर, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्वों की मौजूदगी सहित अन्य अमूल्य जानकारी भेजी है, जिससे अंतरिक्ष के बारे में मानव ज्ञान में वृद्धि होगी और भावी अभूतपूर्व खोजों का मार्ग प्रशस्त होगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाना उचित होगा। एक ऐसा दिन होगा जो हमारी भावी पीढ़ियों को जीवन में उच्च महत्वाकांक्षाएं रखने और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करता रहेगा। मैं चंद्रमा पर चंद्रयान 2 के पद चिन्हों को तिरंगा पॉइंट और चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिए जाने का भी स्वागत करता हूं। ये नाम हमारी सदियों पुरानी विरासत के सम्मान के साथ हमारी वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं और प्रयासों के प्रतीक हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में प्रगति जारी रखते हुए चंद्रयान 3 की सफलता के 10 दिनों के भीतर हमने 2 सितंबर 2023 को अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया। ये सूर्य का अध्ययन करने वाला हमारा पहला वैज्ञानिक मिशन है, जिससे सूर्य के भीतर होने वाली भौतिक प्रक्रियाओं और पृथ्वी पर उनके प्रभाव के बारे में जानकारी में वृद्धि होगी। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम होने के साथ ही भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी शक्ति के उदय और हमारी प्रतिभा और क्षमता के प्रतीक हैं। इन दोनों मिशनों में बड़ी संख्या में महिला वैज्ञानिकों ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया है, जिससे नए भारत में महिलाओं के योगदान का पता चलता है। इन दोनों मिशनों को पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया है। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो बात दूसरों से अलग करती है, वह हमारी सभी परियोजनाओं में कम लागत। इससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हमारी बढ़ती क्षमताओं के साथ साथ हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा का परिचय भी मिलता है। इन उपलब्धियों के फलस्वरूप भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी देशों में अपना स्थान बनाया है। ये सभी उपलब्धियां प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के अथक प्रयासों से संभव हुई है। प्रधानमंत्री बनने से पहले भी श्री मोदी जी अंतरिक्ष में गहरी रुचि रही है और चंद्रयान मिशनों के साथ उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहा है। 2008 में जब चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण हुआ था, वो इसरो गए और व्यक्तिगत रूप से वैज्ञानिकों को बधाई दी। 2019 में जब अंतिम समय में कुछ तकनीकी खराबी के कारण चंद्रयान 2 वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाए, तो उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों के बीच जाकर उन्हें विफलताओं की चिंता किए बिना लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास के लिए प्रेरित किया। कोविड-19 के समय जब पूरी दुनिया संकट में जूझ रही थी, ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस विपदा का उपयोग अवसर के रूप में किया करते हुए अंतरिक्ष क्षेत्र सहित देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए प्रयासरत रहे। उनके इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप हम विश्व अंतरिक्ष शक्ति
बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में अंतरिक्ष स्टार्टअपों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। पिछले साल निजी क्षेत्र में निर्मित पहले रॉकेट विक्रम एस का प्रक्षेपण हुआ है। युवा स्कूली छात्रों ने 2 उपग्रह आजादी सेट और आजादी सेट 2 लॉन्च किए। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हमें महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जैसे प्रक्षेपण वाहनों का परीक्षण एक बार में 104 उपग्रह लॉन्च करके हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन उपलब्धियों के फलस्वरूप भारत में दुनिया का नजरिया बदला है। हमारे देश को लेकर विश्व समुदाय के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के कारण ही संभव हो पाया है। हमारा सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम उनके जय विज्ञान जय अनुसंधान के आह्वान का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये विज्ञान और नवाचार का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसमें स्टार्टअप एमएसएमई को बढ़ावा मिला है, रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है, हमारे विकास को भी गति मिली है। कृषि, मत्स्य पालन, संचार, नेविगेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हमारी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में योगदान के माध्यम से हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम देश के लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन ला रहा है। हमें विश्वास है इन उपलब्धियों में हमारी आने वाली पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की प्रेरणा मिलेगी। सभी देशवासियों को 2047 तक एक विकसित भारत बनाने के लिए मिलकर कार्य करना होगा और अपने आप को पुनः समर्पित करना होगा। मुझे विश्वास है ये प्रतिष्ठित सदन इस ऐतिहासिक उपलब्धियों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सराहना करने, भारत के लोगों विशेष रूप से युवाओं का उत्साहवर्धन करने तथा महिलाओं के योगदान के साथ सभी संगठनों और व्यक्तियों के योगदान की सराहना करने में मेरा साथ देगा। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 1 श्री अश्विनी कुमार चौबे। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 1 पर अपने नाम के आगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 2 श्री कृष्णपाल जी। आपकी अनुमति से मैं आज की प्रस्तुत कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के सम्मुख सूचीबद्ध कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर श्री दानवे राय साहेब। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की प्रदर्शित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 3 पर उल्लेखित कागजात को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री पंकज चौधरी। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मत संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 श्री देवी सिंह चौहान। देवू सिंह। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentions against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Item number 6, Dr. Bharti Pawar. Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Item number 7, Dr. Sanjay Jaiswal. आज की संशोधित कार्यसूची में अपने नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन संख्या 27 हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 8 श्री विष्णु दयाल राम।
reforms as listed against my name at serial number 8 in today's list of business. Item number 9, श्री जगन्नाथ सरकार। आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध शिक्षा, बाल, महिला, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के उच्चतर शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन संबंधी 356 व प्रतिवेदन अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 10, श्री तापिर गांव। Honorable Speaker, sir, I raise to lay on the table a copy of each of the 355, 356, 357, 358 and 359 report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture listed against my name at serial number 10 in today's order paper. Item number 11, Dr. Mahesh Sharma. With your permission, I rise to lay on the table a copy of the 149th report on the subject implementation of Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan in Hindi and English of the Standing Committee on Health and Family Welfare. Item number 12, Sri Devu Singh Chauhan. Honorable Speaker, sir, in pursuance of the Direction 73A of the Honorable Speaker Lok Sabha, I would like to lay a statement showing status of implementation of the recommendations, observations contained in the 44th report of Standing Committee on Communication and Information Technology on demands for grants 2023-24 pertaining to Department of Post on the table of the House. Item number 13, Sri Prahlad Joshi ji. Sir, with your permission, I rise to move the following, that this House do agree with the 45th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 20th September 2023. प्रश्न है कि सभा कार्य मंत्रणा समिति दिनांक 20/9/2023 का सभा में प्रस्तुत 45वां प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 14, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता, अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे राष्ट्र की अन्य उपलब्धियों के बारे में आज चर्चा होगी। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि सभी वो अपने विचार रखें। पर्याप्त सबको अवसर दूंगा, लेकिन सब बोल लें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। From the House, under what rule this, whether it is 184 or 193, under what rule? आइटम नंबर 14 मैंने शुरू किया है। इसका विषय श्री राजनाथ सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, इस गरिमामयी सदन में चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता पर अपनी बात रखने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, चंद्रयान 3 की सफलता हमारे लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जैसा आपने भी अभी अपने संबोधन में कहा है, क्योंकि एक तरफ दुनिया के कई ऐसे विकसित देश हैं जो हमसे कहीं अधिक साधन संपन्न होते हुए भी चांद पर पहुंचने के लिए अब भी प्रयासरत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेहद सीमित संसाधनों के से चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले हम दुनिया के पहले देश बन गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि यह उन सभी लोगों के लिए गौरव का विषय है जो अपने राष्ट्र और राष्ट्र की उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इसरो के साइंटिस्ट और ब्रॉडर इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी को
इस सफलता के लिए हृदय से बधाई देता हूं। यह हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की बौद्धिक क्षमता, उनकी लगन और राष्ट्र के विकास के प्रति उनके समर्पण का ही यह प्रतिफल है अध्यक्ष महोदय, ऐसा मैं मानता हूं कि हमारा राष्ट्र आज विज्ञान की दुनिया में अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में आकर खड़ा हो गया है। आज केवल मुझे ही नहीं, बल्कि सरकार को ही नहीं, बल्कि सदन को ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र को अपने देश के वैज्ञानिकों पर गौरव की अनुभूति हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक विज्ञान का छात्र रहा हूं, मैं फिजिक्स का शिक्षक भी रहा हूं। यहां पर मौजूद हमारे कई ऐसे साथी हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं और उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं। हम सभी यह बात जानते हैं कि स्पेस साइंस विज्ञान का है कि एक फ्रंटियर एरिया हुआ करती है अध्यक्ष महोदय, जिस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स और जेनेटिक्स विज्ञान के फ्रंटियर एरियाज हैं। और उसी प्रकार स्पेस साइंस भी एक विज्ञान की फ्रंटियर एरिया है। और इस एरिया में प्रगति करने के लिए अध्यक्ष महोदय निश्चित तौर पर हमें एक टॉप क्लास साइंटिफिक इकोसिस्टम चाहिए होता है और हमें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा भी चाहिए और उच्च गुणवत्ता के हमें शिक्षक भी चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रीज चाहिए होती है जो साइंटिफिक प्रोडक्ट्स का निर्माण कर सके, ऐसी हमको इंडस्ट्रीज भी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कहने का मेरा अर्थ यह है कि अगर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर अपने कदम रखे हैं तो यह एक और इसरो की सफलता तो है ही, साथ ही यह इस बात का भी द्योतक है कि हमारे देश का साइंटिफिक इकोसिस्टम, जिसमें करोड़ों करोड़ों भारतीयों ने जाने अनजाने अपना योगदान दिया है, वह अपनी आज शेप ले रहा है। यह दिखाता है कि हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में साइंस की पढ़ाई बेहतर हो रही है और हमारी इंडस्ट्रीज भी अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स और सप्लाई कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे टीचर्स और रिसर्चर्स आज मिल रहे हैं। इसलिए आज हम किसी उपलब्धि तक पहुंचते हैं तो उसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने इस यात्रा में अपना किसी भी प्रकार का सहयोग दिया है और राष्ट्र के भीतर साइंटिफिक टेम्परामेंट को जन्म दिया है। और अध्यक्ष महोदय, जब मैं यहां साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहा हूं तो उससे मेरा मतलब कुछ वैज्ञानिक उपकरणों के, कुछ साइंटिफिक ऑपरेटर्स के केवल डेवलप कर लेने भर से नहीं है, यह हमारे कहने का तात्पर्य नहीं है। साइंटिफिक टेम्परामेंट की यदि मैं बात कर रहा हूं तो साइंटिफिक टेम्परामेंट से मेरा आशय यह है कि वैज्ञानिकता और तार्किकता ये दोनों हमारी सोच में हो, वह हमारे बात और हमारे व्यवहार में हो और वह हमारे स्वभाव में भी हो। आवश्यक नहीं हम जब विज्ञान का विषय पढ़ें तभी हम साइंस से दो चार हों, बल्कि हम आर्ट्स, म्यूजिक और साथ ही साथ एस्थेटिक्स भी पढ़ें तो हम उसमें भी साइंटिफिक अप्रोच रख सकें। मैं इस साइंटिफिक टेम्परामेंट की यहां पर अध्यक्ष महोदय बात कर रहा हूं और हम सब इस संबंध में बड़े भाग्यशाली हैं अध्यक्ष महोदय कि यह टेम्परामेंट प्राचीन काल से ही हम भारतवासियों को विरासत में मिला हुआ है। आप देखें, चाहे हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद हों या फिर उपनिषद देख लें या फिर स्मृति ग्रंथ देख लें, सर्वत्र आपको विज्ञान या फिर विज्ञान से युक्त विचारों के दर्शन करने को मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैथ्स, साइंस, मेडिसिन, लॉजिक आदि से जुड़े जितने भी फार्मूले यानी सूत्र हैं, हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ये दिखाई देते हैं, जो ग्रंथ हमारी संस्कृत के आधार हैं। इनके मैं उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन लंबा समय लगेगा अध्यक्ष महोदय, उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी कुछ लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है और कुछ ऐसे लोग हमारे सदन में भी हो सकते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और साइंटिफिक टेम्परामेंट के बीच विरोधाभास है। कुछ ऐसे भी मानने वाले लोग हमारे देश में हैं।
यहां तक कहा जाने लगा कि अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट के हैं तो आप पीपल की पूजा कैसे कर सकते हैं, आप नीम की पूजा कैसे कर सकते हैं, आप तालाब की पूजा कैसे कर सकते हैं, या फिर आप गाय को माता कैसे कह सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप वैज्ञानिक की तरफ सोचते हैं तो मूर्त की पूजा कैसे कर सकते हैं, यह कहने वाले लोग हमारे देश में हैं। महोदय, बात तो यहां तक अब होने लगी है कि संस्कृत का विरोध करना, विरासत का विरोध करना, यह प्रगतिवाद यानी प्रोग्रेसिव होने का सूचक हो गया है। और प्रगतिवाद वह नहीं रह गया जो प्रगति की बात करे, बल्कि प्रगतिवाद वह हो गया जो अपनी संस्कृत और विरासत का केवल विरोध करे, वह भी इसलिए कि उसे विरोध करना है। पूछा जाने लगा कि भारतीय संस्कृति और विज्ञान का भला आपस में क्या लेना देना है, इन दोनों में आपस में क्या रिश्ता है। भारत में कभी धर्म और विज्ञान का सामंजस्य रहा ही नहीं है, यह भी कहने वाले लोग हैं। विपक्ष के हमारे कुछ मित्रों का ऐसा भी आरोप रहता है, क्योंकि राज्यसभा में मैंने सुना था कि भारतीय संस्कृति और विज्ञान एक साथ चल ही नहीं सकते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। अध्यक्ष महोदय, इनका ऐसा मानना है कि संस्कृति विज्ञान की विरोधी होती है। मैं इस सदन के माध्यम से उनके इन प्रश्नों का जवाब देने की भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। भारत में यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि हमारी संस्कृति विज्ञान की विरोधी है, तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को न तो हमारी संस्कृति का स मालूम है और न ही विज्ञान का व मालूम है। हमारे जो भी साथी विज्ञान का उद्गम पश्चिम के विचारों से मानते हैं, उन्होंने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो मालूम होगा निश्चित रूप से उन्हें कि पश्चिम में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिले हैं जहां चर्च और धर्म की मान्यताओं के खिलाफ जाने पर, वैज्ञानिक बातें कहने पर व्यक्तियों को जहर दे देना या उन्हें जिंदा जला देना यह आम बात सी हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, उनको अपने वैज्ञानिक विचार छिपाकर कहने पड़ते थे, पर आज से लगभग 2000 साल पहले आर्यभट्ट ने जब कहा था कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, तो क्या उनका विरोध हुआ था? बाराहमीर ने जब यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, हर वस्तु को अपनी तरफ खींचता है, तो क्या किसी व्यक्ति ने बाराहमीर के इस सिद्धांत को अधर्म कहा था? जब भी भारत में किसी ने कोई नया वैज्ञानिक सिद्धांत दिया है अध्यक्ष महोदय, तो भारतीय समाज ने उस व्यक्ति को ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित किया है अध्यक्ष महोदय। और मेरा मानना है कि संस्कृति के बगैर, कल्चर के बगैर, विज्ञान और विज्ञान के बगैर कल्चर या संस्कृति अधूरी है। संस्कृति और विज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़ने के बाद ही अध्यक्ष महोदय वह पूर्णता को प्राप्त करते हैं। दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही मनुष्यता के लिए भी यह आवश्यक है। इसका एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, लगभग 2 वर्ष पहले उत्तराखंड में भूस्खलन के रूप में एक दुर्भाग्यपूर्ण आपदा आई हुई थी। मैं समझता हूं कि सदन के सभी सम्मानित सदस्यों की इसकी जानकारी होगी, जिसके कारण एक सुरंग में हमारे कुछ मजदूर फंस गए थे। अब इससे निपटने के लिए यहां पर विज्ञान की भूमिका सामने आएगी। हमने सेंसर आदि के माध्यम से यह पता लगाया कि मजदूर सुरंग में कहां फंसे हुए हैं। उसके बाद हमने हेलीकॉप्टर से उन लोगों को वहां से निकालने में भी कामयाबी हासिल की। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जैसे ही सुरंग से पहले मजदूर को बाहर निकाला गया, अन्यथा कोई न ले, जैसे ही मजदूर को सुरंग से बाहर निकाला गया, बाहर निकलते ही इसने दोनों हाथ ऊपर करके बड़ी तेजी के साथ जय घोष किया, बद्री विशाल की जय। अध्यक्ष महोदय, इस वाकये ने सारी दुनिया को बताया कि धर्म और विज्ञान किस तरह से यह आपस में जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से अलग नहीं है धर्म और विज्ञान, बल्कि यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से विज्ञान ने उस मजदूर को सुरंग से बाहर निकालने में अध्यक्ष महोदय बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन उन मजदूर बंधुओं को सुरंग के भीतर जिसने जिजीविषा की शक्ति प्रदान की, जिसने साहस प्रदान किया,
जिसने मनोबल प्रदान किया, जिसने आखिरी समय तक प्रयास करते रहने की शक्ति प्रदान की, वह और कुछ नहीं हमारा सांस्कृतिक विश्वास ही था अध्यक्ष महोदय, जिसने कि यह संबल उन्हें प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय, वह हमारी कल्चर, वह हमारी संस्कृति ही थी जिसने सुरंग में फंसे उस मजदूर को यह भरोसा दिलाया कि वह इस संकट से बचकर निकल जाएगा, उसके ईश्वर इस संकट से उसे निकाल लेंगे, यह उसका विश्वास था, भरोसा था। अध्यक्ष महोदय, हमारी आस्था, हमारी संस्कृति इंक्लूसिव नेचर की है, समावेशी यह स्वभाव की है। हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमें अखिल मानवता के बंधुत्व का पाठ पढ़ाता है। हम सबने देखा कि जियो पॉलिटिकल दृष्टि से काफी कठिन जो वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद हम G20 समिट का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सफल आयोजन कर सके एवं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर भी हम कंसेंसस जुटाने में पूरी तरह से कामयाब रहे। अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री द्वारा हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा से दिया गया संदेश है, जिसमें पूरी मानवता को एक सूत्र में बांध दिया है। प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत का यही विश्वास, भारत का यही बंधुत्व का भाव प्रधानमंत्री जी ने G20 की सफलता पर भी मुखरित किया, जब उन्होंने यह कहा था कि यह केवल भारत की सफलता नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की यह सफलता है। अध्यक्ष महोदय, विज्ञान तो वैल्यू न्यूट्रल होता है। ये वैल्यू न्यूट्रल क्या है, मैं आगे इसको विस्तार में बताने की कोशिश करूंगा। चंद्रयान जैसे अंतरिक्ष यान हो, या परमाणु के भीतर छिपी शक्ति हो, या फिर DNA एडिटिंग की टेक्नोलॉजी हो, विज्ञान हमेशा यह मूल्य निरपेक्ष होता है, यानी वैल्यू न्यूट्रल होता है। विज्ञान हमें परमाणु शक्ति का ज्ञान दे सकता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन वह संस्कृति ही है, वह कल्चर ही है जो हमें मार्ग दिखलाएगी उस परमाणु शक्ति का उपयोग हम ऊर्जा के रूप में स्वयं के विकास में करते हैं या फिर हथियार के रूप में अन्य का विनाश करने में हम करते हैं। कहते हैं विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए जैसे जैसे हमारी शक्ति बढ़ती जाती है अध्यक्ष महोदय, वैसे वैसे हमारे संस्कारों का महत्व भी स्वाभाविक रूप से यह बढ़ता जाता है। प्रारंभ में मानव के पास बहुत सारे विकसित हथियार नहीं थे, ऐसे में यदि उससे कुछ नुकसान भी होता था तो बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होता था। पर अध्यक्ष महोदय, आज जब मानव के पास परमाणु शक्ति आ गई है और मानव ने चंद्रमा तक पहुंचने के भी रास्ते खोज लिए हैं, तब ऐसी शक्तियों का दुरुपयोग भी उसी पैमाने पर संभव है। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। इसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब मैं जर्मन फिलासफर नीत्शे ने गॉड इज डेड कहकर अपने महामानव को सामाजिक नैतिकता से मुक्त किया, तो उसका नतीजा जर्मनी में नाजीवाद के कहर के रूप में प्रकट हुआ था। जर्मनी में हुए नरसंहार में मानवता को खत्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स, जो उपकरण प्रयोग में लाए गए थे, जिन हथियारों या फिर जिन केमिकल्स का प्रयोग हुआ था, निश्चित रूप से वे सभी विज्ञान की ही देन थे अध्यक्ष महोदय। लेकिन नैतिकता और मानवीयता के गुणों के अभाव में उन सभी वैज्ञानिक खोजों का किस प्रकार दुरुपयोग हुआ, इसे हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे, वह निश्चित ही विज्ञान की ही देन थे अध्यक्ष महोदय। वह विज्ञान की शक्ति के प्रतिनिधि थे, पर अभाव था तो धार्मिक शक्ति और नैतिक शक्ति का अभाव था। अगर उनके भीतर धार्मिक और नैतिक शक्तियां यह प्रबल होती तो इतिहास को इस काले कृत्य से बचाया जा सकता था अध्यक्ष महोदय। इसलिए विज्ञान कितनी भी प्रगति कर ले अध्यक्ष महोदय, विज्ञान चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, वह संस्कृति और संस्कारों के बिना सदैव अधूरा रहेगा, ऐसी हमारी मान्यता है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि साइंस गिव्स मैन नॉलेज विच इज पावर, रिलीजन गिव्स मैन विजडम विच इज कंट्रोल।
अध्यक्ष महोदय, एक बात पर मैं समझता हूं कि ध्यान देने की हम सभी को जरूरत है कि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वैज्ञानिक किसी यान को चांद या मंगल पर भेजने के लिए करते हैं, कमोबेश उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिसाइल में भी काफी हद तक किया जाता है। पहला उपयोग मानवता के विकास में होता है अध्यक्ष महोदय, जबकि दूसरा उपयोग मानवता के विनाश में होता है। पर अपना अपना सबका इंटरेस्ट है, सबकी अपनी अपनी रुचि है कि कुछ राष्ट्रों का ध्यान पहले वाले उपयोग पर अधिक होता है और कुछ राष्ट्रों का ध्यान दूसरे वाले उपयोग पर अधिक होता है। अध्यक्ष महोदय, कई बार कुछ लोगों का यह भी आरोप रहता है, अब देश में ऑलरेडी जमीनी विकास के इतने कार्य करने के लिए पड़े हैं जिसमें रिसोर्सेज की जरूरत होती है, संसाधनों की जरूरत होती है, तो ऐसे में चंद्रयान जैसे मिशन भेजने की क्या आवश्यकता है? अध्यक्ष महोदय, इन प्रश्नों का भी जवाब मैं आपकी अनुमति से इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। जब हम इस प्रकार के मिशन भेजते हैं या फिर हम किसी प्रकार की वैज्ञानिक प्रगति हम करते हैं तो इसका जमीनी विकास से किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं होता है। हम यदि स्पेस रिलेटेड कोई भी मिशन भेजते हैं तो बाहरी तौर पर दिखने में सिर्फ स्पेस से रिलेटेड यह लग सकता है हम सबको, लेकिन वास्तव में उसका प्रभाव आम जनमानस पर भी पड़ता है। इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे ये स्पेस प्रोग्राम्स भारत का तो नाम रोशन करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इन मिशन का जो बहुआयामी उपयोग होता है उसका प्रभाव आम जनता के ऊपर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। स्पेस मिशन हमें अनेक प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं, जैसे यदि हम इसके माध्यम से रेनफॉल पैटर्न यानी वर्षा होने का जो पैटर्न है इसका बेहतर प्रेडिक्शन यदि कर रहे हैं तो हमारे किसान बंधु बांधवों के लिए फायदेमंद हो रहा है। यदि हम इसके माध्यम से चक्रवात, साइक्लोन को यदि हम प्रेडिक्ट करते हैं तो हमारे कोस्टल एरियाज में रह रहे लोगों के लिए भी अध्यक्ष महोदय यह लाभदायक होगा। इस प्रकार के प्रेडिक्शंस हमारे मछुआरों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। यह तो मैंने एक दो उदाहरण केवल दिए हैं अध्यक्ष महोदय। बाकी स्पेस एप्लीकेशन से डेवलपमेंट में जो मदद मिलती है उससे भी मैं समझता हूं सदन के अधिकांश सदस्य अच्छी तरह परिचित होंगे। इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब भी हम इस प्रकार के मिशन स्पेस में या फिर चंद्रमा और सूर्य की ओर भेजते हैं तो सुदूर गांव में बैठे किसी बच्चे के मन में साइंटिफिक टेम्परामेंट स्वाभाविक रूप से जगता है और उसके भीतर भी इस बात की अलख जगती है अध्यक्ष महोदय कि वह भी आगे चलकर कुछ ऐसे ही करेगा। उसके अंदर यह प्रेरणा आती है कि एक दिन वह भी वैज्ञानिक बनकर भारत का नाम दुनिया में रोशन करेगा, और यही कुछ करने की तमन्ना ही अध्यक्ष महोदय राष्ट्र को स्वाभाविक रूप से आगे ले जाने का काम करती है। चंद्रयान 3 की सफलता से कितने रामानुजन, कितने भाभा या साराभाई अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े होंगे यह हमें आज नहीं कुछ वर्षों के बाद यह पता लगेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम संस्कृति और विज्ञान दोनों को समान रूप से महत्व देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यदि हम एक को महत्व दे रहे हैं तो दूसरे का महत्व कम हो जाएगा। यह कोई जीरो सम गेम नहीं हुआ करता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारे ऋषियों मनीषियों ने बरसों पहले विज्ञान को न केवल धर्म के साथ जोड़ा बल्कि लोगों को इसके व्यवहारिक ज्ञान के बारे में भी बतलाया है। उनका मानना था यदि विज्ञान को सुव्यवस्थित ढंग से संवार कर मनुष्य के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए लगाया जाए तो स्वाभाविक रूप से वह अपने आप धर्म बन जाता है। यही वजह है कि हमारे वेद, उपनिषद, दर्शन आदि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें विज्ञान स्वाभाविक रूप से यह पिरोया हुआ हम पाते हैं। उदाहरण के तौर पर वैदिक रिचुअल्स में, 16 सूत्रों में ज्योमेट्री का सिद्धांत ये निहित पाए जाते हैं। जैसे मैं बतलाना चाहूंगा इस सदन को अध्यक्ष महोदय, जैसे हवन कुंड हम बनाते हैं तो वह भी हमारे प्राचीन ज्योमेट्रिक कंसेप्ट पर ही आधारित होता है
यह बिल्कुल हमारी जनता के मन में, उनकी सोच में यह पूरी तरह से रचा बसा है। और यही कारण है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी सांस्कृतिक विरासत की महत्ता को अच्छी तरह स्वीकार करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी चंद्रयान 3 की सफलता के नायक डॉक्टर यश सोमनाथ, जिनका पूरे सदन ने अभिनंदन किया, उनके साथ सारे वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया, श्री डॉक्टर यश सोमनाथ जी ने भी इस बात की ओर इशारा किया था कि वेदों में कई सारी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाली बातें कही गई हैं। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का तो संस्कृत के प्रति इतना गहरा विश्वास था कि वे अपने गणित के क्षेत्र में किए गए किसी भी कार्य को स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म का ही वह अंग मानते थे। और अध्यक्ष महोदय, इसीलिए जो लोग यह कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति से विरक्त होकर विज्ञान को अपनाना चाहिए, दरअसल उन लोगों का यह समझना पड़ेगा उन्हें कि संस्कृत और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि संस्कृत और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। अध्यक्ष महोदय, मैं देश का रक्षा मंत्री हूं, रक्षा मंत्रालय का दायित्व मेरे ऊपर है और देश की सुरक्षा का कार्यभार देख रहा हूं। जब मैं यहां आ रहा था तो मैं रास्ते मैंने सोचा कि चंद्रयान 3 की सफलता को देश के रक्षा मंत्री होने के नाते मैं किस नजरिए से देखता हूं। इस पर भी मैंने अपनी कुछ बातें आपके सामने में रखना चाहूंगा। मैं अपनी बात पर आऊं, इसके लिए मैं आपको थोड़ा पीछे भी ले जाना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, और कुछ एक उदाहरण भी इस सदन के समक्ष आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। आप सभी सदन के लोग अच्छी तरह अवगत हैं कि कुछ ही समय पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने के प्रयासों से काशी तमिल संगमम का भव्य और सफल आयोजन किया गया था। उसके कुछ समय बाद ही सौराष्ट्र तमिल संगमम का भी आयोजन उनके द्वारा किया गया था। अध्यक्ष महोदय, इसके पहले का एक और उदाहरण देखिए कि सरकार के प्रयासों से कैसे उज्जैन में बाबा महाकाल के क्षेत्र में भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया गया। विश्व की प्राचीनतम नगरी ज्ञान नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के परिसर के पुनरुद्धार का काम भी वहां पर किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित किए अध्यक्ष महोदय। और राम मंदिर का एक और उदाहरण इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय में देना चाहूंगा। जो रामचंद्र जी देश के जनमानस में निवास करते हैं, उन राजा जी को अयोध्या में निवास करना कितना मुश्किल कार्य हो गया था। जाने कितनी पीढ़ियां इस प्रतीक्षा में ही निकल गई कि रामलला के मंदिर का निर्माण कभी होगा कि नहीं होगा। सैकड़ों वर्षों से राम मंदिर बनने का सपना पाले बैठे उन भक्तों ने इसे बस एक सपना भर ही मान लिया था, कभी न पूरा होने वाला सपना ऐसा मान लिया था। पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार का प्रयास देखिए अध्यक्ष महोदय कि आज अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य बड़े जोर शोर के साथ चल रहा है। और अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र में सांस्कृतिक उत्कर्ष के एक नए युग का प्रारंभ हुआ है। राष्ट्र के प्रयासों से भगवान राम अपने नए अवतार में जल्द ही जनता के सामने होंगे और यह भारतवासियों की, मैं समझता हूं, एक बहुत बड़ी, बहुत शानदार यह उपलब्धि होगी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के कुछ और उदाहरण देखिए। गंगा जैसी अनेक नदियों का पुनरुद्धार किया गया। हम देशव्यापी अभियान चलाकर हम गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी नदियों की सफाई और उनके संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही अनेक उपक्रम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ी चीजों को सहेजने और सुरक्षित रखने का वह काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप सभी राष्ट्र के उपयुक्त विकास के लिए अनेक प्रकार की सुरक्षा से भी, मैं समझता हूं, सदन के सम्मानित सदस्य अच्छी तरह अवगत होंगे। आप सभी सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में मैं समझता हूं हम सभी समय समय पर चर्चा भी करते रहते हैं। अब तो पूरी हिम्मत है, पूरी हिम्मत है, पूरी हिम्मत है, पूरी हिम्मत है।
पूरी हिम्मत है। पूरी हिम्मत है। मत इतिहास में मत ले जाओ अधीर रंजन जी, इतिहास में मत ले जाओ। माननीय सदस्य प्लीज। चर्चा चीन पर भी अध्यक्ष महोदय, अरे भाई अब सुन लिया आपकी बात, मेरी बात सुन ली। माननीय सदस्य आपको मौका देंगे जब आप बोलना सबको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मिलेगा। और मैं बतलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में कहीं पर अपने को डिबेट नहीं करना चाहता हूं। मैं चर्चा करने को तैयार हूं और सीना चौड़ा करके मैं चर्चा करने को तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, आप सभी राष्ट्र के उपयुक्त विकास के लिए अनेक प्रकार की सुरक्षा से हमारे सदन के सम्मानित सदस्य अवगत होंगे। आप सभी सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा से अवगत होंगे। आप सभी सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में भी अवगत होंगे। अब तो स्पेस और साइबर सुरक्षा, स्पेस और साइबर सिक्योरिटी जैसे नए नए डायमेंशन की इसमें जुड़ गए हैं अध्यक्ष महोदय। पर इनके साथ ही अध्यक्ष महोदय, सिक्योरिटी का एक और भी आयाम है जिसमें सुरक्षा उतनी ही आवश्यक है जितनी बाकी सब में है, और वह डायमेंशन है हमारी संस्कृति का, हमारी कल्चर का। और इसे मुझे कोई नाम देना हो तो उसे मैं सांस्कृतिक सुरक्षा और कल्चरल सिक्योरिटी का नाम यहां देना चाहूंगा। और अध्यक्ष महोदय, जब मैं यहां कल्चर अथवा संस्कृति के बारे में कुछ कह रहा हूं तो उससे मेरा मतलब हमारी जीवन पद्धति से, हमारे लाइफ सिस्टम से। संस्कृति से मेरा मतलब हमारे खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, रहन सहन और हमारे विचारों से है। अध्यक्ष महोदय, मैं किसी राष्ट्र की अस्मिता को अक्षुण्ण रखने के लिए जिस तरह से वहां की सीमाई सुरक्षा और बाकी अन्य चीजों की सुरक्षा आवश्यक होती है, उसी प्रकार उसकी अस्मिता को बनाए रखने के लिए वहां की संस्कृति की सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक होती है। और अध्यक्ष महोदय, और इन उदाहरणों से मैंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हमारी सरकार भारतीय सांस्कृतिक विरासत को तवज्जो देते हुए सांस्कृतिक सुरक्षा के प्रति भी उतनी ही गंभीर है जितनी अन्य बाकी सुरक्षा के प्रति हमारी सरकार गंभीर है। अध्यक्ष महोदय, आज जब यहां पर चंद्रयान की चर्चा हो रही है, तो मैं सांस्कृतिक पुनर्जागरण के इन उदाहरणों को आपके सामने क्यों रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये दोनों निश्चित रूप से अलग अलग विषय हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, पर ध्यान से देखेंगे तो यह सदन के सभी सम्मानित सदस्य यह पाएंगे कि इनके भीतर एक गहरा संबंध है, इन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता है। अध्यक्ष महोदय, विश्व का इतिहास उठाकर कोई देखे तो आप पाएंगे कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसने सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बिना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक प्रगति की हो। दुनिया में कोई देश नहीं मिलेगा। जब तक संस्कृति समाज को जीवंत नहीं करती, उन्नत नहीं करती, उसे एक दिशा नहीं देती, तब तक समाज जड़ बना रहता है। और अध्यक्ष महोदय, अगर हम और आप अपनी गरिमा, अपनी आगामी पीढ़ी को यही बताएंगे कि अब तक हमारा जितना वैज्ञानिक विकास हुआ है वह केवल बाहर देशों के ज्ञान की नकल पर ही हुआ है, तो क्या हम अपने बच्चों को इस क्षेत्र में किसी भी सूरत में आगे बढ़ा पाएंगे? धीरे हमारे अंग्रेजों ने अगर हमें अब तक यही पढ़ाया हो कि हमारा सारा का सारा ज्ञान दूसरे देशों की कॉपी भर है, उनकी नकल भर है, तो क्या श्री डॉक्टर सोमनाथ एवं इसरो के अन्य वैज्ञानिक भारतीय ज्ञान के बल पर अध्यक्ष महोदय कभी चांद तक पहुंचने का सपना शायद वह कभी न देख पाते। अगर उन्हें इस बात का विश्वास हुआ, अगर उनके मन में संकल्प जगा, तो इसलिए कि उन्हें मालूम था कि उनके पूर्वज आर्यभट्ट थे, उनके पूर्वज वराहमिहिर थे,
उन्हें मालूम था कि उनके पूर्वज भास्कराचार्य थे, उनके पूर्वज ब्रह्मगुप्त थे और उनके पूर्वज सवाई जय सिंह थे अध्यक्ष महोदय। इसलिए उनको यह प्रेरणा प्राप्त हुई। अध्यक्ष महोदय, हम सोचे कि एक बच्चा है जिसे समाज की प्रगति में केवल विदेशी नाम पढ़ाए जा रहे हैं, दूसरा बच्चा है जिसे ऐसे नाम पढ़ाए जा रहे हैं जो उसके अपने समाज से रहे। ऐसे में किस बच्चे से आप अधिक कॉन्फिडेंस और मनोबल की उम्मीद करेंगे? यह स्वाभाविक है अध्यक्ष महोदय कि वैसे तो मुझे बाहरी नामों से कोई इतराज नहीं है अध्यक्ष महोदय, ज्ञान विज्ञान में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, यह भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। पर हमारे बच्चों के मन मस्तिष्क में केवल और केवल बाहरी नाम यदि छाए रहे तो ऐसी स्थिति में बच्चा अपने बल पर समाज के विकास के सपने को जीवन में कभी नहीं देख सकता है। उसमें सपने भी आएंगे तो बाहर के समाज के विकास के ही सपने आएंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जब हम महिलाओं और छोटी बच्चियों को इंस्पायर करने की बात करते हैं तो हमें यह प्रयास करते हैं कि उनके सामने विमेन आइकन का उदाहरण रखें। तो जब हम भारतीय बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने का हम प्रयास करते हैं तो क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं होना चाहिए कि हम उनके सामने भारतीय आइकन्स का भी उदाहरण प्रस्तुत करें? इसलिए अगर हमें अपने समाज, अपने राष्ट्र को आगे ले जाना है अध्यक्ष महोदय, हम अपने समाज और संस्कृति से सीखें, हमारे अपने आइकन्स को अपने बात व्यवहार में प्रतिष्ठित करें और उनका अनुकरण करें। यही हम सभी के लिए श्रेयस्कर होगा। अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं यहां कहना चाहूंगा और वह यह है कि चंद्रयान 3 की सफलता में देश की नारी की शक्ति की योगदान की मैं यहां चर्चा करूंगा। पूरा सदन अच्छी तरह जानता है कि इस मिशन में महिला साइंटिस्ट का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। यह मिशन अगर इतना सफल हो पाया है तो इसके पीछे हमारे देश की नारी शक्ति का समर्पण, उनका त्याग और राष्ट्र को नई पहचान देने की उनकी तमन्ना रही है अध्यक्ष महोदय। और संसद का यह विशेष सत्र नारी शक्ति वंदन विधेयक को समर्पित सत्र है, इसलिए इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। और ऐसे में मैं नारी शक्ति वंदन विधेयक को इसरो की महिला साइंटिस्ट और उनके साथ भारत की पूरी फीमेल साइंटिफिक कम्युनिटी को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रस्तुत यह मैं उपहार के रूप में इसे मैं देखता हूं, नारी शक्ति बंधन को अध्यक्ष महोदय। और यह सदन और राष्ट्र इसरो की महिला साइंटिस्ट और हर भारतीय बेटी को यह नमन करता है, उनकी सराहना करता है और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अपनी बातों को सार रूप में मैं यहां रखना चाहूं तो यह है कि चंद्रयान 3 की सफलता कोई एक्सेप्शन नहीं है या कोई अपवाद नहीं है। यह सहस्राब्दियों से चली आ रही हमारी सामाजिक, हमारी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक धारा का एक स्वाभाविक और सहज रूप से एक विकास है अध्यक्ष महोदय। इस सफलता के सूत्र हमारे अतीत में ही छिपे हैं, ऐसा अतीत जहां वैज्ञानिकता एक स्वभाव के रूप में विद्यमान थी हमारे यहां, जहां विज्ञान और आस्था के बीच एक पूर्ण सामंजस्य था। हालांकि विदेशी आक्रांताओं के चलते कुछ समय के लिए थोड़ा पिछड़ापन आ गया था, पर हम एक बार फिर से हुंकार भरते हुए पहले से भी अधिक ताकत के साथ उठ खड़े हुए हैं और सूरज, चांद, तारे अब हम छूने के लिए तैयार हैं और वहां पहुंच रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जिस देश में बुद्ध के देवता श्री गणेश प्रथम पूज्य हों, ओम श्री गणेशाय बोलकर ही हम कोई काम प्रारंभ करते हैं, एवं विद्या की देवी सरस्वती प्रथम आराध्या हों, वह देश तो स्वाभाविक रूप से साइंटिफिक टेम्परामेंट को आत्मसात करते हुए सदैव एक नॉलेज सोसाइटी रहा है। हमारे यहां कहा गया है तेजस्विनावधीतमस्तु, यानी मे व्हाट वी स्टडी बी रिप्रेजेंटेड, की प्रार्थना करने वाले भारतीयों को सिर्फ चंद्रयान तक ही नहीं रुकना है अध्यक्ष महोदय, बल्कि उसके आगे जाना है। अभी अंतरिक्ष में अनेक लक्ष्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। अभी हम भारतीयों को कई मानदंड यहां स्थापित करने हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय,
मैं अपने वैज्ञानिकों की कामयाबी की एक दो और चर्चा करके अपनी बात यहां समाप्त करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, भारत द्वारा हमारे वैज्ञानिकों का करिश्मा देखिए। भारत द्वारा अब तक लॉन्च किए गए 424 विदेशी उपग्रह, इनमें से 389 424 में से 389 आउट ऑफ 424 जितने भी हमारे विदेशी उपग्रह हैं उसमें 389 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 9 वर्षों में लॉन्च किए गए हैं अध्यक्ष। और विदेशी उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र दुनिया में बहुत तेजी से एक प्रमुख स्थान हासिल कर रहा है। भारत द्वारा अब तक लॉन्च किए गए 424 विदेशी उपग्रहों में से 389 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 9 वर्ष में लॉन्च किए गए थे। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय 174 मिलियन अमेरिकी डॉलर में से 157 मिलियन की कमाई पिछले 9 वर्षों में हुई और इसी तरह अब तक की अर्जित 256 मिलियन यूरो में से 223 मिलियन मोदी शासन के 9 वर्षों के दौरान आए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह भी मैं सदन की जानकारी में यहां लाना चाहता हूं। एक बार अध्यक्ष महोदय, मैं फिर अपने वैज्ञानिक समुदाय को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जल्द ही हम नए मिशनों को भी अंजाम देंगे, आगे नए मिशनों को भी हम अंजाम देंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है, समस्त देशवासियों का विश्वास है। अध्यक्ष जी, अभी तो यह शुरुआत ही है, अभी तो यह शुरुआत ही है। आने वाले समय में हमारा हाथ मंगल और शनि तक भी पहुंचेंगे और हमारा देश वहां भी अपना परचम लहराएगा। अध्यक्ष महोदय, जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सदन की ओर से राष्ट्र के वैज्ञानिकों को नमन करता हूं। अध्यक्ष महोदय। श्री शशि थरूर जी। Thank you very much, Honourable Speaker. I'm honoured, really, to stand before this House and to speak on behalf of my party on a matter of great pride for Indians everywhere in the world, the success of our lunar mission, Chandrayaan-3, and according to the topic you've given us in the revised list of business, success of Chandrayaan-3 mission and other achievements of our nation in the space sector. I think my respected friend, Sri Rajnath Singh, treated us to a lecture on a slightly different subject. But on August 23rd, Mr. Speaker, we scripted history as our unmanned moon mission's lander module made a flawless soft landing, making us only the 4th country to achieve this feat and the first to reach the uncharted south pole of Earth's only natural satellite, the moon. It is fitting, sir, that as you proposed, we observe August 23rd as National Space Day in future. How far we have come since the late 1950s, when a classic photograph by Henri Cartier-Bresson showed Indian rocket parts being transported on a bullock cart. Let me take you back, sir, nonetheless, to when our nation's scientists, led by Dr. Vikram Sarabhai, began to develop the contours of India's nation space program in the early 1960s. Back then, the coastal village of Thumba, in the outskirts of Thiruvananthapuram, was identified as an ideal location, given its latitude and natural geological features, to allow for rocket launches and allied research. Imagine, friends in this House, a sleepy village with golden beaches and palm-fringed coconut trees, populated largely by an overwhelmingly Catholic community of fisherfolk. The catch, however, was that the community of scientists had identified a piece of an area of land, which housed in Thumba the St. Mary Magdalene Church and the residence of the bishop himself, Peter Bernard Pereira, his own official residence. Now, in any other community or any other part of the world, even, the matter might have been put to rest right there. After all, the idea, the thought of displacing an active spiritual establishment would certainly have evoked outrage and fury, especially in today's India. But in this relatively obscure part of India near Thiruvananthapuram, where a decision of national importance and scientific progress presented itself, the community chose to make a remarkably patriotic choice.
a choice for development and progress. When initial conversations with politicians and bureaucrats made little headway, something special happened. One day, when Bishop Pereira was sitting in his little office in the church, he heard a knock on the door. He said, "Who is this?" And a man in a white suit came and said, "I am Dr. Vikram Sarabhai." Dr. Sarabhai explained the importance of this area to India's scientific research in space. The bishop understood the proposed mission of the scientists, and he told Dr. Sarabhai, "Come to my church on the following Sunday." So during the Sunday service, Dr. Sarabhai was there, and Bishop Pereira presented a proposition before the congregation. "My children," he said, "I have a famous scientist with me who wants our church and the place I live in for the work of space science research. Dear children," he said, "science seeks truth by reasoning. In one way, science and spiritualism seek the same divine blessings for doing good for the people. My children, can we give God's abode for a scientific mission?" The answer from the congregation was quite literally a resounding Amen. The church and the bishop's house, as well as other neighbouring inhabited areas, were handed over without protest to Dr. Sarabhai and his team. Thus was established in 1962 the Thumba Equatorial Rocket Launching Station, or TERLS, which would later be renamed Vikram Sarabhai Space Centre after the death of the legendary Dr. Sarabhai 9 years later. A year after TRLS was established, India launched its first two-stage rocket, our first foray into space, from Thiruvananthapuram. As our late President, Dr. APJ Abdul Kalam, who was part of the original launch team in 1963, and he went on to work from the church building himself, he wrote later, looking back at this remarkable episode, "Today among us, Professor Vikram Sarabhai is not there, Reverend Dr. Bernard Peter Pereira is not there, but those who are responsible for the creation and make the flower and blossom will themselves be a different kind of flower, as described in the Bhagavad Gita," he said. And he quotes the Gita, "See the flower, how generously it distributes perfume and honey. It gives to all, gives freely of its love. When its work is done, it falls away quietly. Try to be like the flower, unassuming despite all its qualities." That is what a lot of ISRO's foundations have been, sir. Unassuming, but with the power to change the world. One of the world's oldest and most ambitious, it arose from the physical research laboratory established in Ahmedabad in 1947, the year of our independence and the brutal partition with Pakistan. Our visionary first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, then created the Indian National Committee for Space Research, or INCOSPA, marking our country's official entry into space exploration. This committee was set up on the recommendation of the Scientific Advisory Committee to the Cabinet for the promotion and exploration of space and its utilization for peaceful purposes, a committee led by the legendary Homi Bhabha. Then, in 1962, as we've seen, TRLS was established. On 15th August 1969, our 22nd Independence Day, under the trusted guidance of Vikram Sarabhai, INCOSPAR and TRLS became the Indian Space Research Organization, ISRO giving Indian space a developmental boost. There was a tragic setback, as I mentioned, when Dr. Sarabhai died suddenly of a heart attack at the age of just 52. Dr. Satish Dhawan, the head of the Indian Institute of Science in Bangalore, was invited by then Prime Minister Indira Gandhi to lead the organization because she knew that the vision and legacy of Vikram Sarabhai could only be fulfilled by someone like Dhawan. He accepted the invitation, though on condition that the headquarters be shifted to Bangalore, and guided ISRO as a leader who is still admired by many. In July of 1979, sir, our first satellite launch vehicle failed, and Mr. Dhawan, an exemplary leader, took responsibility for it. He gave a statement saying, "Dear friends, we have failed today. I want to support my technologists, my scientists, my staff, so that next year they succeed." The very next year, they did succeed. This is ISRO's history.
Every setback became a stepping stone to greater success. And so we Indians are proud of our space program for good reason. Since then, ISRO has undertaken missions to the Moon, Chandrayaan 1, 2 and 3, and the failure of 2 became a stepping stone to the success of 3, to Mars, the Mangalyaan Mars Orbiter mission, and we have created our own launch vehicles and satellites. Moreover, of course, as the Speaker has said, India launched the solar observatory Aditya L1 this month and aims to put 2 or 3 people into low Earth orbits by the end of this year, to emulate the legendary Rakesh Sharma, who orbited the planet on a Soviet spacecraft in 1984. Notably, Indian space research is the only program which has been a civilian program from the very beginning. We are focused on the development angle, like the use of space for rural development, weather forecasting and communication, in addition to high-end research. And this, sir, is just the beginning. India's space program is set literally to skyrocket. Experts predict that India could account for at least 10% of the global space economy in the next decade, up sharply from 2% currently. India's space program bolsters our development, having made important contributions even in seemingly unrelated areas such as disaster management, education, healthcare, agriculture, fisheries and urban planning. Moreover, it serves India's global diplomacy as well, sir, enhancing our credibility and influence. Those who once scoffed at the idea that a poor developing country aspired to send rockets into space must concede that India is now a technological force to be reckoned with in the world. To my mind, there is yet another sterling triumph within India's Chandrayaan moment. It has become a good occasion to recognize the alumni of unsung engineering colleges everywhere in India. Indians are rightly and justifiably obsessed with the IITs, but Chandrayaan 3's landing, especially 4 years after the failure of Chandrayaan 2, was attributable to many, many scientists from far less glamorous educational backgrounds. While the ISRO chairman, S. Somnath, is a product of TKM College of Engineering in Kollam, represented by my friend Premachandran, at least 8 of his other colleagues graduated from the College of Engineering, CET, Thiruvananthapuram. Somnath Institution was founded in 1956 by a successful Muslim cashew merchant, Tangal Kunju Musliar, abbreviated soon enough to TKM, and has gone on to establish a stellar local reputation, while CET in my constituency, established in 1939 as the first engineering college in then Travancore state, retains its record and repute as the premier engineering college in the state of Kerala. Yes, at least 7 more engineers from CET were involved in the Chandrayaan 3 success, and there were others, alumni from small engineering colleges in Tamil Nadu, in small towns throughout India. We've had graduates of these small colleges contributing to ISRO because, let's face it, we must, yes indeed, it was in the very first launch, Dr. Abdul Kalam. We must proudly salute these alumni of unsung engineering colleges because they serve the public sector with dedication and are the backbone of national enterprises like ISRO. As I wrote on social media at that time, if IITians went to Silicon Valley, CETians took us to the moon. I would also like to point out that many of the stalwarts in our space program have been women scientists and engineers. Some 20% of ISRO's key personnel are women. And as women increasingly excel in science and technology studies, this number may only go up. And unlike in our parliament or legislative assemblies, they won't even need reservations either, sir. I can tell you from my experience of addressing many convocations, I'm in favor. But I have been giving away prizes at many convocations of science and technology and engineering colleges. And even when the women students are a small minority, maybe 20-30% of the student body, they are 90% of the medal winners, prize winners, and honours winners. This is becoming increasingly a woman's field, and we'll all be the better for it, sir. Now, the only thing that disappoints me today is that some in the government seek to make this their moment to bask in glory
and polarized the country by speaking as if all space endeavors only began in 2014. First in the ancient years of the Vedas, and then in 2014. I mean, that's what we're hearing today. Now, the truth is, sir, that our space successes are a consequence of continuity in our national governance, and what has been achieved today stands on the shoulders of many past achievements, as I have described to you with my stories earlier. Any mature democracy would recognize that grooming the brilliance of our scientists, developing infrastructure, R&D, and global synergies on technology cannot be achieved unilaterally by any one government. This is the achievement of successive years of making the right governance choices. For example, we've heard so much about Aditya L1 mission. It began in 2006, sir. It took 17 years to be conceived, planned, executed, and finally launched this year. Thus, the Chandrayaan triumph is truly pan-Indian. Across, I hope, the political divide, it does not belong to any one person or any one party. If we all came together yesterday to affirm the solidarity we all feel for women's reservation bill, let us also come together, sir, to recognize the collective contributions of all governments in bringing glory to India's space endeavors. But after all, who can deny India owes its remarkable progress in space exploration in large part to Pandit Nehru's dedication to developing a scientific temper amongst the Indian people, his understanding of technology's role in national development, and his faith in the country's scientists. Though India was indeed beset by poverty, illiteracy, food insecurity, and disease, Nehru knew that it must and could aim for the stars. We did not have much money, and we relied on ourselves. Nehru's doctrine of self-reliance, though he didn't use the word Atmanirbharta, the concept was there, within very tight budgetary constraints, had an enduring influence on India's space program, exemplified by ISRO's decision, even in this Chandrayaan-3, to take a slower, fuel-saving approach to the moon. Both Mangalyaan and Chandrayaan-3 were the least expensive ventures of their kind, costing about a tenth of equivalent NASA, NASA, the American space mission. They cost less even than Hollywood depictions of space. Mangalyaan costs less than the Hollywood film Gravity, and Chandrayaan costs less than Interstellar. The shoestring budget was only 615 crore. Not just, much cheaper than G20, what our government spent on it. But this is not just a small fraction of what the US spent, but not even a third of China's budget for its own moon mission. ISRO's last 40 years spending is equivalent to NASA's 6 months of expenditure. That is the history we have to understand, sir. But they should not be punished for it. I'm looking at my good friend Jitendra Singh there. The Department of Space's budget has shockingly been slashed by 8%, down to 12,553 crore, from the 13,700 crore that we were all presented in the budget estimates, sir. The cuts are highest in space technology, including the Human Spaceflight Center, as well as developmental and operational projects involving satellite launch vehicles. And space science, including space missions, has been cut by 32%. Why? NASA, sir, has been allocated $25.4 billion in 2023, and ISRO has the equivalent of $1.5 billion. That is the situation, sir. Our government needs to be more generous. Now, I want to stress that ISRO's strengths extend well beyond frugality. For Chandrayaan-3, India has also demonstrated familiarity with the major types of interplanetary spacecraft: orbiters, landers, rovers. The Chandrayaan-3 rover is rudimentary, but it speaks to an important focus area for the Indian space program, the planning and implementation of high-tech scientific missions. The data from Chandrayaan-3's scientific instruments will be crucial, because the mission will be the first to physically, chemically, and thermally characterize the soil, subsoil, and air near the moon's south pole on location. No other country has done this. India has some measure of technological superiority now compared to most other spacefaring countries, and it should press the advantage by going to more places in the solar system.
And of course, we must conduct stellar science. The better space-based scientific instruments currently operated by India are largely concerned with Earth observation and remote sensing. With a focus on indigenous development of technologies and techniques, we have become a premier manufacturer of both launch vehicles and satellites and a sought-after provider of low-cost launch services to other countries. Our Polar satellite launch vehicle, with 24 successful flights, has a proven track record, and the world record that has been mentioned of the launch of 104 satellites in one go has already been applauded by the Honourable Speaker. So we have all of this to talk about. Chandrayaan-3's success strengthens the confidence with which India faces the world. The country has spent the year, as we all know, presiding over the G20, though, as has been pointed out by my colleagues, we spent much more on it than we did on ISRO or on the Chandrayaan mission. But it is an influential voice for the global south. This adds to our prestige and our clout. We are also playing leading roles in other international bodies. How these relationships and how our global role generally, more broadly, will evolve remains to be seen. We are having unfortunate controversies going on this week with Canada. But nonetheless, the country's achievements in space undoubtedly strengthen our diplomatic hand, not least because of the respect they inspire in other countries. Thank you. I'll just take 2-3 minutes, sir. Among the foreign countries that have used India's space program to launch their own satellites and benefit from space cooperation include France, a space partner since 1964, which has supported India's development of launch vehicle satellites, applications and spaceflight, has also launched several satellites using our PSLV and GSLV. Russia, another long-term collaborator on various aspects of space exploration, including some of these same things, and Russia supplied key components for the crew module of Gaganyaan, and the US, with which India has a strategic partnership in space, covering areas such as Earth observation, satellite navigation, space science, planetary exploration, launch services, and human spaceflight. So France, Russia, and the US are all involved with us. And ISRO tells us that India has pursued bilateral and multilateral relations with space agencies and space-related bodies, with the aim also of strengthening existing ties with these countries, taking up new scientific and technological challenges, refining our space policies, and defining international frameworks for exploitation and utilization of outer space for peaceful purposes. This is the diplomatic strength I'm talking about. So the US, Israel, Singapore, Canada, Germany, Indonesia, Japan, Luxembourg, the Netherlands, South Korea, the UK have all launched their satellites using our Indian PSLV and GSLV. And as a result, the government has earned $174 million from these launches alone. It's all the more a pity that our government has trimmed the budget for space education and research between last year and this one, even though on the whole our expenditure on space has gone up, and I know Jitendra will tell us that. Educating the next generation of Indian space pioneers ought to receive more funding. I'll conclude, sir, by recalling the proud moment when India's lander touched down on the moon and Prime Minister Narendra Modi wisely resisted parochial triumphalism of the kind we've seen later, and he hailed the achievement as a victory for all of humanity. But he also correctly noted that the achievement mirrors the aspirations and capabilities of 1.4 billion Indians. By showcasing its technological prowess, India's space program reminds the world not only of our innovative capabilities, but also of our capacity to help shape solutions to global challenges in other areas, from cyberspace regulation to peacekeeping. Looking up at the sky after Chandrayaan-3, Indians can contemplate a glorious global future. We are showing the world that India can be a standard setter rather than just a follower of rules made by developed countries. New horizons beckon, for the world is now our canvas, or should I even say, the whole universe. Jai Hind. Thank you very much. कुछ आपको कहना है क्या? Okay. It's We are not at my home speech. now. We are Have at some home patience. now. It's Please. not my speech. Okay. So She's member also. no, I'm just wanting to intervene for a minute. It's just an intervention. Have patience. Have patience. Just something very important. Please. Sir, I want to make an observation, sir. Dr. Shashi Tharoor ji,
You're a very learned and senior member. It's very enriching to listen to his ideas every time he participates in the debate. So you said a lot of good things, sir. But I didn't want to disrupt him in the middle of his speech, but I hope I heard you correctly. You said something in between which I don't much agree to. So you mentioned, if I heard you correctly, I repeat, that there are lots of women, there are lots of girls who are entering the field of science and technology, and hopefully we would see many of them working under our space programs. So unlike our parliament, they wouldn't need reservation to be a part of the space program. I don't much agree to this, sir. It's not very appropriate. Okay. Please take it in a healthy light, sir. Just yesterday, listen to me, sir. Let me complete. Just yesterday, we passed a very historic bill providing reservation to women inside the parliament. So it doesn't sound very appropriate because, women don't just have these here because of their capabilities and we should never. नहीं ये इस ढंग से डिबेट तो नहीं चल सकती. नो प्लीज सिट डाउन. हाँ जब बस क्विक आप बैठ तो जाइए. नहीं आप बैठ जाइए. Sir, your party has supported this very historic bill, sir, which means you agree to the idea of providing reservation to women for them बैठ जाइए. इतना जी आप बैठिए प्लीज. ओनली ए राजा ओनली नो आप भी बैठ जाइए. बाद में बात कर लीजिएगा प्लीज मिस्टर ए राजा. नो एक सेकेंड मिस्टर थरूर बैठ जाइए. प्लीज बैठ जाइए. प्लीज बैठ जाइए. नो भाई अधीर जी आप बैठिए. आप बैठ जाइए. आप बैठिए तो सही. आप भी बैठ जाइए मैम. नथिंग इज गोइंग ऑन नाउ. ओके नाउ प्लीज. एक सेकंड क्या कहना चाहते हैं आप? अरे आप बैठिए ना. I would like to clarify, since the minister, the honourable minister, who is also a good friend, appears to have misunderstood the thrust of my remarks. I would like to clarify that I meant no disrespect to either women in general or the very many honourable women in this House who have been elected without any benefit of reservation for all these years. Okay. We have said, sir, that we need reservation because the numbers are not enough. And that is why we passed the Women's Reservation Bill yesterday. I'm saying that in science and technology, we already have 20% in ISRO and the numbers are going up, sir. That's my point. That's it. Thank you. जी सर हो गया. कुछ कहना आपको क्या? सर अध्यक्ष महोदय मुझे लग रहा है we need not carry this further because I'm very sure and I trust my friend Shashi ji has never been anti-woman. जी Mr. Chairman, sir. Okay. ठीक है. Mr. Chairman, sir. It should be in good humor I always. must express my gratitude. Please. Mr. Chairman, sir, I must express my gratitude to invite me to speak on this important issue. Sir. चंद्रमा पर इतना हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए. हाँ जी प्लीज. चंद्रमा शांति और शीतलता का प्रतीक है. चंद्रमा शांति और शीतलता का प्रतीक है. इतना हंगामा नहीं होना चाहिए. ना प्लीज मिस्टर ए राजा. ओनली यू आर गोइंग ऑन रिकॉर्ड ओनली. प्लीज. आप बोलिए ना. सर how can I speak, sir? अरे नहीं you can speak. आप बोलिए. House must come for order. बैठिए. आप बैठ जाइए प्लीज. You are not helping the chair. आप बैठ जाइए प्लीज. बैठ जाइए. हाँ प्लीज. सर. अरे भाई
Sir. Sir. बैठ जाइए. Now please, Mr. A. Raja. Mr. A. Raja. बैठिए आप. ये अनावश्यक है. नो नो नो, प्लीज बैठ जाइए. आप बोलिए. Yesterday also the same thing. Rakesh Singh ji, Rakesh Singh ji, Rakesh Singh ji, what? Started speaking. Sir, the chair should give us protection. Sir, what is this? Sir, every time they do this, sir. Please. Raja, बोलिए. Sir. बोलिए. I must express my gratitude for granting me this opportunity to say a few words on Chandrayaan. Sir, of course, I decided not to speak because of my health. More specifically, the throat is not cooperating with my voice. However, having heard the speech which was delivered by the Honorable Defence Minister Rajnath Singh ji, I am confined to stand before few minutes before this August House. Sir, the Prime Minister was yesterday very magnanimous that no one can claim exclusive credit for Chandrayaan. It is a common efforts, endeavors put by the team of our scientists with political and scientific will. Sir, in spite of that, we must be very magnanimous on behalf of DMK. The role of the Prime Minister or this government bringing this Chandrayaan 3 cannot be undermined. We want to wish and greet the government. Sir, I will come to later part. Once universe and galaxy was treated as a riddle for mankind. Till 1950s. In 1950s, various countries, including USA, used to send satellites to the moon and other planets. Thereafter Russia, thereafter China. No doubt, an exact position India has got today because of Chandrayaan that has been launched and smooth landed was effected. Sir, the parity which we claim today along with America and Russia and China will give a message that India is second to none to anybody in the space research hereafter. Sir, between 1957 to 58, when Soviet Union launched Sputnik 1, Sputnik 2, Sputnik 3, and the US launched Alpha, Pandit Jawaharlal Nehru shared with his view in the parliament that this is an age of new age of Sputnik. Sir, I must share this house that Tamil is one of the classical language recognized by the world and this government. Sir, Tamil has have deep-rooted scientific measures in the literature. Since the Honorable Defence Minister says the Sanskrit is having such a tremendous potentiality in science, I am not defaming any language. Admittedly, this country is having two culture based on the Tamil and Sanskrit. The C.P. Ramasamy is a known educationalist who served as a Vice Chancellor, later the Diwan of Tiruvangur. Maybe Sasi may be well aware about his knowledge and prowess. He admitted that there are two cultures in the country. One is headed by Sanskrit by way of Aryan culture, and one is Tamil in the basis of the Dravidian culture. Sir, I am entitled, having said the Defence Minister, now I am entitled to say what Dravidian and Tamil language says about science. Sir, you cannot imagine. When I read Tolkappiyam, that is 3,500 years back, nobody can believe. It says this country was not created by a single man. This country was produced by evaluation of science. How? Nilam, Neer, Thi, Vali, Visumbodu, Kalanda, Aindin, Mayakam, Ivulaham. What does it mean in English? Sir, there is a metabolical change out of water
land, fire, air and space, what we call Panchabhutas. Panchabhutas. The entire world that has been made because of these Panchabhutas, you cannot create a new thing. New building has come. Does it mean to say Delhi weight has gone? No. For this bench, somewhere else a tree has been cut off. So this is the science which was later, after all 200 years back, it was scientifically put into a proper phrase that the weight of the universe is constant by Newton. 300 years back, English law says by Newton that the weight of the universe is constant. But whereas 3,500 years back, Nilam, Ti, Neer, Vali, Visumbu, Aindodu Kalanda Mayakam, metabolical change of the water, land, space, everything. So, are we not entitled to have tried for 3,000 years back? You should be. Yes. Sir, Tiruvalluvar. Everybody believed that the earth is static. Other planets are revolving around, including sun. It was believed, even in the Christianity, even in the Hinduism, even in the Islam. But 2,500 years back, he said, Sulandrum yerpinnadu ulagam, ulandrum ulave talai. He said, the earth is revolving. Earth is revolving 2,000 years back, Tiruvalluvar says. In spite of that, it is at the biggest of agriculture, at the biggest of flowing. This is a science. Sir, Bharati, last century, early century, he said, Vana yalappo, kadal meena yalappo, sandira mandalatti yel kandu delivo. Vana yalappo, what does it mean? We will measure the space. Poet Bharati, who is a scholar in Sanskrit, he said in Tamil, Vana yalappo, we will measure the space. Kadal meena yalappo, we will measure the sea and fishes. Then ocean. Then the Chandara Mandalati yel kandu delivom. We will study and research the moon, which will be benefit to the mankind. These are all the Tamil literature. You cannot find any Tamil literature as far as science. You cannot say one incident that the language Tamil is traveling as against the science. Sir, Bharati is being a Tamil and Sanskrit scholar. In spite of that, when the science comes, he did not shut down the mythological. He did not stick on the mythological value. Sir, today I am very proud as a student of Dravidian School of Thought, which was designed by Periyar EVR, and it was articulated by Dr. Annadurai, and it came to power after Kalaignar, respected our leader Dr. Kalaignar Karunanidhi. Along with them, today, the number one Chief Minister of Tamil Nadu, Honorable M.K. Muthuvel Karunanidhi Stalin, we welcome the measures that has been taken by the government to put the Chandrayaan in the correct orbit. By putting the Chandrayaan in the correct orbit, the mythological illusion that has been removed, that is a success of the Dravidian story, Dravidian concept. Sir, by this time, I must extend my congratulations to the all scientists, those who involved in the scientific team, in the space, more specifically the contribution of Tamilian. In Chandrayaan 1, Mailsami Annadurai. In Chandrayaan 2, Sivam. In Chandrayaan 3, Veera Muthuvel. Sir, these people are very proud. These people are not even went to private schools, private colleges. They belong to OBC. Very ordinary. They came from very ordinary gullible mass and studied in the government school. In spite of that, they contributed that India has reached the moon because of not the students from convent, not from the students of any other exalted institution abroad, by the government colleges and government schools. Sir, they did not know Hindi and Sanskrit. These scientists did not know Sanskrit and Hindi. They know only Tamil and English. In spite of that, they exalted such a position. Sir, I am looking back the history of space research since 1952, as put in my friend Sasi Tharoor. Sir, rightly he said, when Indian National Committee for Space Research, INCSR, was set up by the Pandit Jawaharlal Nehru under the chairmanship of Vikram Sarabhai, and later it was developed to renamed as ISRO. Sir, I am disturbed when such a remarkable phenomenon took place and the nation got pride. We must introspect other mode of thoughts and views. Sir, I heard the defense minister very patiently. I recall
my memories and check it up with the documents in the Parliament. Just 1 hour back. In 2004, in my 30s, I was Minister of State Health in the Council of Ministers headed by Vajpayee, Dr. Vajpayee. He is known for protecting the Raj Dharma in politics. Sir, that time, a debate was brought by the honorable member from Andhra, Jaipal Reddy, a veteran leader in Congress. The motion is, drop the 3 cabinet ministers from the cabinet. One of the person he named is Murali Manohar Joshi, then the HRD minister. Sir, the motion was moved by Jaipal Reddy. The house was rapt attention. Murali Manohar Joshi was there. Atal Bihari Vajpayee was there. Then the Arun Jaitley said, I quote, I have always regarded Dr. Murali Manohar Joshi as a genius scholar, but my philosophical problem with him is that he is confused himself, history with mythology, philosophy with theology, astronomy with astronomy. And he further went, Mr. Joshi want to change the syllabus and you want to give a saffron syllabus for the students. I am entitled to call, he said, I am entitled to call you in the house that you are a textbook terrorist. Unquote. Sir, I was part of the government, in BJP government, no doubt. The reason is something different. This is not the place to elucidate. Nothing is different. But sir, the accusation that has been made, the accusation that was made by the Murali Manohar Joshi still continues in the mouth of Defense Minister Rajnath Singh. Sir, no doubt, government has done a great job. When the satellites were successfully sent by the America and Russia, Prime Minister Nehru wrote to all chief ministers, please note this. We have not sent it. India did not send it. Not able to send. But in spite of that, Prime Minister wrote letter to all the chief ministers, I quote, intrusion of the man into outer space, and unquote. Letter further says, it is very important. Our narrow world, we are entangled with all kinds of rivalries in the name of caste, greed and religion and national conflicts which have no meaning in this new age of science and space, unquote. Sir, when the Chandrayaan was sent to the moon, naturally your mind and heart must enlarge. Whereas I feel with all my sincerity that one side you are sending the Chandrayaan to the space and your heart and brain going down somewhere else, which contradictions. What happened to my elder leader, T.R. Balu is here. Sethu Samudram project, which was a dream for us. It was completely stopped because of mythology, not for science. Sir, among the Chandrayaan celebration, sir, it is very painful. No, sir, nothing. क्या point of order है? Indian Constitution. Sir, I will finish 1 minute. Some point of order is there. Mr. Raja, some point of order is there. It should be listened. आप बैठ जाइए मैम. आप बैठिए. आर्टिकल 25. जी जी. भारत का संविधान 25 सर, वो कहता है कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है और किसी आदमी को यह आजादी नहीं है कि वो उसके धर्म के आस्था के ऊपर जो अटैक करे. ये भारत का संविधान कहता है. ये बार बार जो है हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं. हम सनातन को मानते हैं, हम हिंदू हैं और आपको कोई राइट नहीं है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए. बैठिए. ओके. देख लेंगे इसको, देख लेंगे. बैठ जाइए. जी. बैठिए. Mr. Raja, please. Mr. Raja, now please continue. Continue. And be careful. Sometimes mythology and history, they are mixed. They can't be separated altogether. You please take care of those things. Please. Okay. No. Please, बैठ जाइए. आप Mr. Raja, only Mr. Raja. Yes, please. Okay, his point is taken. आप चलिए बोलिए. Please, you continue, please. Sir. Okay.
ठीक है, बैठिए, बोलिए सर। जी 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 बोलिए सर। We should be careful. We should be careful. Sir. I am repeating the words. Sometimes mythology and history are mixed. They are mixed. Yes, sir. I am not doing it. Sir, I am not. In our nation, in our country, no. It is a tradition to tell the history through mythology. It is also a tradition there. Please now. Sir, without any reservation. You are very senior, sir. Sir, without any reservation, cutting across the political parties, we are ready to shower encomium upon this government, the Prime Minister, no doubt. But am I not entitled to say the other side also? Sir, Chandrayaan went successfully to the moon. We are celebrating, no doubt. We are entitled. The world should know that where India is going. As a superpower of fourth place. After USA, after Russia, after China, no doubt. I am also Indian. I am having my own pride towards the country, towards the Prime Minister, towards the ministers. But, sir, my heart is, my heart is bleeding. Sir, my heart is bleeding. One side, Prime Minister was jubilant for Chandrayaan 3. Other side, Prime Minister was very proud to launch Vishwakarma scheme. For what purpose? At the age of 18, boys, you want to launch a scheme to enslave a barber as barber ever. To enslave a shoemaker as a shoemaker ever. To enslave a goldsmith as a goldsmith ever. No. To enslave a carpenter as a carpenter ever. No. Please. आप बैठिए ना, आप बैठिए. बालू साहब, please come to the Chandrayaan only. Vishwakarma Yojana here is not to be discussed now. Please. You repel it. No. You repel it. There could be different interpretation also. Mr. Raja, there could be different interpretation also. Please don't go into those details. Please. This is a minute problem for our... Sir. No. Sir, when I am seeing... Sir, the advertisement came. The advertisement came in the newspaper. You see the photograph. The man is chewing the shoe. And another man is moving the gold. Is there scientific... No, Mr. Raja, please. Sir. No. It doesn't mean like that. No, please. Sir. It doesn't mean like that. To help some barber. To help some... No. Austin will... Okay. Sir. Ji. Sir. नहीं, अब बैठिए. देखिए, ये एक सेकंड. No. मेरा एक आपसे Sir, I will complete after that. You can... जी, चलिए. Sir, the Nehru's political and scientific temper was assessed by one David Michael. He said, I quote, "The arrival of humanity on the moon was interpreted by Nehru as an opportunity to emancipate humanity in India from all cycles." Unquote. So, how we are viewing this Chandrayaan? It is not a mere scientific glory. Other side, it should give equal sociological effect to the common people to maintain equality and give all accessible science to everybody. Sir, finally, sir, I plead, government, don't give any unscientific color to Chandrayaan. Yes. America did not do that. USSR did not do that. China did not do that. Please put the name of... Please. No, I'm finishing. Sir, please put the name of Vikram Sarabhai name for Chandrayaan 3. Thank you. Yes. Very good. Shri Saugat Rai ji. Sir, I rise to speak on the... पिछले बार क्या बोले थे याद है? फिर बोले क्या? Sir, I rise to speak on the success of the Chandrayaan. I congratulate S. Somnath and all the scientists of ISRO
देखिए एक सेकंड, जब आपका बोलने का सुनिए, आपकी कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। प्लीज लिसन, आपकी कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। आपको अवसर मिलेगा बोलने का। माननीय शांत बैठिए बिजोड़ी जी, नो, बैठ जाइए आप। आपको जब अवसर मिलेगा अपनी बात कहिएगा, अपना तर्क रखिएगा। अभी जो बात कही जा रही है उसको सुनिए आप, प्लीज। Sir, please. I congratulate Somnath and all the scientists of ISRO. I may mention. अब बोलिए। I want to mention that there are many Bengali scientists from Bengal in the Chandrayaan project. Hey, तुम बैठो तो, फालतू आदमी बैठो तुम, ताला बोल नहीं, भाषण दो ना। नहीं, प्लीज, अगर सकते हो तो भाषण दो। They are scientists from Bengal, from Tamil Nadu, from Kerala, from other states, but they all are Indian scientists. Please, आप तो दादा, you know the delicacy of the thing. Now please, आप बैठिए. He doesn't need your support. Please, Sagadda, every scientist from any region, any part of India, he was Indian scientist. Ji, please. When we are seeing, okay, Chandrayaan soft landing on the moon, in front of the TV, we saw Chandrayaan, then suddenly the Prime Minister's photograph came. The whole country wanted to see the soft landing. They saw the Prime Minister photograph. Why should this happen? Chandrayaan is not the result of one particular individual's effort. It is the result of 50 years of scientific work done by hundreds of scientists throughout the country. Sir, I was very pleased to hear Rajnath Singh speak on scientific temperament. The man who spoke of scientific temperament in this country was Jawaharlal Nehru. Scientific temperament means you do not accept anything without experiment, without logic. Science is knowledge which is certain and systematic. I am like Rajnath Singh, former professor of physics. But in my physics, while speaking on Chandrayaan, I don't bring Ram Mandir like Rajnath Singh. There's no connection between the two. Sir, you continue on the. I want to say, I'm not thinking. Sir, I want to say, when somebody in top position says that Ganesh had plastic surgery in the ancient days, I do not accept this. When somebody says that Kauravas were born due to in vitro fertilization, I do not accept this. When somebody says that in Ramayana, the Pushpak Rath was a discovery by the ancient Indians, I do not accept this. I accept only that which is proved by science. Let me make it very clear. Sir, let me give a background. Sir, the background is this. In 1957, the Soviets sent the Sputnik to the space. In 1961, Yuri Gagarin became the first person in space. In 1963, Valentina Tereshkova became the first woman in space. It was at this time that Jawaharlal Nehru felt that we must go into space science.
in 62, he set up the INCOSPAR, Indian National Committee for Space Research, headed by Dr. Vikram Sarabhai, a cosmic ray physicist. Nehru died in 64. In 69, when Indira Gandhi was Prime Minister, the ISRO was set up.